सबसे पहले जिस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे उस चैप्टर से हम लोग जानेंगे कि कितने प्रश्न आपके जो है कि एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, ताकि फ्रेंड्स आपको जो है कि यकीन हो कि प्रश्न यहीं से पूछे जा रहे हैं और हम लोग जो है कि सही वे में अपनी जो है कि तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो है कि 79 नंबर का प्रश्न पूछा गया था और कहाँ पर पूछा गया था, तो TRE 3.0 PRT वाला जो कैंसिल वाला जो पेपर हो गया था, रद्द हो गया था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है, ठीक है। तो ये मंगल ग्रह जो है कि बृहद ग्रह इसमें नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक और प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, इसको हम लोग प्रूफ के साथ में देखेंगे। तो देखिए, ये क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है और इसमें दिया गया है, देखिए, ग्रह। ग्रह में फ्रेंड्स देखिए, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार जो है कि सबसे छोटा ग्रह बुध, फिर उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर सबसे बड़ा ग्रह जो है कि बृहस्पति है, फिर जो है कि दूसरे नंबर का शनि है। तो इसमें आपका जो है कि मंगल बिल्कुल सही था, ठीक है। ये फाइनल की आंसर की से जो है कि हम बता रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से बिल्कुल घबराइए मत, सभी प्रश्नों को हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से, तो इनको हम लोग जो है कि देख लेते हैं। ये देखिए 89 नंबर का, देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको जो है कि बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन चैप्टर वाइज हम लोग MCQs कंप्लीट कर रहे हैं, तो इन प्रश्नों को जो है कि देखना जरूरी है, ताकि फ्रेंड्स अगर किसी को ये पहली बार वीडियो मिले तो उसको जो है कि इसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो देखिए, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ठीक है। तो शुक्र ग्रह को जो है कि आकार और माप में समानता के कारण जो है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये TRE 1 में, PRT में 1 to 5 में बॉयज वाले शिफ्ट यानी कि लड़कों वाले शिफ्ट में पूछा गया था। जैसे कि आपको पता है कि TRE 1 जो है कि हुआ था, जिसमें लड़कों का शिफ्ट अलग था और लड़कियों का शिफ्ट जो है कि अलग था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से एक और प्रश्न पूछा गया है जो कि हमें इस बुक में नहीं मिला है, लेकिन कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो इसका भी आंसर आप जो है कि लगा लेंगे। सूर्य है एक, तो सूर्य है एक क्या है फ्रेंड्स, तो सूर्य जो है कि एक जो है कि अ, इसका जो है कि फाइनल आंसर की में जो है कि क्या माना गया था, तो फाइनल आंसर की में फ्रेंड्स माना गया है यहाँ पर इसका जो है कि सूर्य एक जो है कि पीला तारा है, ठीक है। तो सूर्य एक जो है कि पीला तारा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये फाइनल आंसर की में माना गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सभी जो है कि प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ से सभी प्रश्नों को हम लोग जो है कि कंप्लीट करेंगे। और ये लाल और पीला का क्या मैटर है, यहाँ पे इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ये फाइनल आंसर की में देखिए 79 का ऑप्शन नंबर ए माना है, यानी कि यहाँ पे पीला तारा जो है कि माना है, ठीक है। यहाँ पे सूर्य एक जो है कि पीला तारा है। अब देखिए, यहाँ पर इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं लूसेंट, जो कि लूसेंट सभी लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको सूर्य दिखाई दे रहा है और सूर्य यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए, यह लाल रंग का होता है। तो यह आप जो है कि कंफ्यूज नहीं होंगे, पीला तारा आपको जो है कि टिक करना है। और यहाँ से फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ से अपने जो है कि चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर में जितने भी MCQs बन सकते हैं हम लोग जो है कि यहाँ पे आपको जो है कि हम लोग प्रैक्टिस को करेंगे। और फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसी लगी अभी तक आप जो है कि कमेंट बॉक्स में वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में पाया जाता है, यानी कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं में कौन सा पाया जाता है। क्या उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह या आकाश गंगा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स, यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप फ्रेंड्स क्या करिएगा, प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप जो है कि वीडियो को पॉज करिएगा, रोक लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है कि आप अपने जो है कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट डाउन भी करिएगा और जो है कि लिखिएगा कि पहला का जो है कि मान लीजिए कि आपका जो है कि अगर आपको बढ़िया से पता है कि क्षुद्र ग्रह है तो क्षुद्र ग्रह करिएगा, नहीं तो फ्रेंड्स आप जो है कि प्रैक्टिस करिएगा, लास्ट में मिलाइएगा कि आपके जो है कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह आप जो है कि याद रखिएगा।
और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके जिस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी से, इसमें जो है कि दिया गया है और मैं खुद यहीं से प्रश्न को बनाया हूँ और यहाँ से मेन मेन चीज़ों को हाईलाइट भी कर दिया हूँ ताकि फ्रेंड्स आप जो है कि नोट भी बना पाओ। ठीक है, देखिए तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को जो है कि क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहीं से ये प्रश्न जो है कि बनाया गया था। और देखिए वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रश्न बनाया गया था। और यहाँ से फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिएगा, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, लाखों आकाश गंगाएं जब मिलेंगी तो ये जो है कि ब्रह्मांड का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ से देखिएगा, ये देखिए, यह लाखों तारों का एक जो है कि समूह है। कौन? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये उल्का, यहाँ से यह लाखों तारों का जो है कि समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे है। ठीक है, हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम जो है कि आकाश गंगा पड़ा था। ठीक है, देखिए आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों, यानी कि इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो यहीं से प्रश्न मैं आपको जो है कि बनाया था कि लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, तो ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा, ध्रुव तारा से किस दिशा का ज्ञान होता है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो सबसे पहले तारों से जो है कि तारों के जो है कि उगने से पहले एक आपको सबसे चमकीला जो है कि तारा दिखाई देता होगा उत्तर की दिशा में। ठीक है, तो वही आपका जो है कि ध्रुव जो है कि तारा होता है जो कि उत्तर दिशा का जो है कि ज्ञान कराता है। आप जो है कि रात में अगर दिशाओं का ज्ञान करना चाहते हैं तो ये ध्रुव तारा को देख के आप जो है कि उत्तर दिशा का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा, मैं अगर छोटा सा जो है कि दिखाने का प्रयास करूंगा तो देखिए, ये जो तारा है यहाँ पे, और ये जो है कि ध्रुव तारा है और ये उत्तर दिशा की तरफ जो है कि ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा, देखिए उत्तरी उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है कि महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ से कुछ रोचक तथ्य। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम जो है कि आगे बढ़ते हैं अपने जो है कि 4 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो सूर्य से जो है कि तीसरा सबसे नजदीक ग्रह आपका जो है कि पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है। और पृथ्वी जो है कि हमें नीली क्यों दिखाई देती है, ये इसलिए दिखाई देती है क्योंकि 2/3 भाग यानी कि 2/3 हिस्सा जो है कि पानी से ढका हुआ है पृथ्वी का, इसलिए पृथ्वी हमें नीला प्रतीत होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है। तो अभी मैं आपको ऊपर बताया था, 2/3 सतह पानी से ढका होने के कारण पृथ्वी जो है कि अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ से, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर कदम कब रखे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और फ्रेंड्स, एनसीईआरटी से आप जो है कि कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर कदम जो है कि कब रखे थे। तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर जो है कि कदम ये जो है कि रखे थे फ्रेंड्स आपके जो है कि 21 जुलाई 19
1969 को, ठीक है। तो ये आपके NCERT बुक्स में दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है कि तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये आपने ऊपर प्रश्न को देखा था। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा बड़ा ग्रह है, कौन? पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा है और आकार में बात करेंगे तो पांचवा है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से देखिएगा, क्या आप जानते हैं, यहाँ से जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में देता है कि क्या आप जानते हैं, रोचक तथ्य करके देता है और बिल्कुल चार्ट बना के बिल्कुल घेरा करके देता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी गई होती है। तो देखिए, प्रकाश की गति लगभग यहाँ से 3 लाख किमी प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट का जो है कि समय लगता है। तो ये पूछता है आपके एग्जाम में। और देखिए, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो यहीं से एग्जैक्ट प्रश्न को मैं बनाया हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक और चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही होगी, रोचक तथ्य। देखिए, रोचक तथ्य यहाँ से देखिए, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो ये जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। तो ये आप जो है कि हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से देखिएगा, चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल जो है कि एक उपग्रह है, यानी कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। वो कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स आपका जो है कि चंद्रमा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, यानी कि जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर ये जो है कि चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब देखिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो अभी ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया था और ये आपके चैप्टर में भी दिया गया है। तो किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो वो है फ्रेंड्स आपका जो है कि शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों माना जाता है? क्योंकि दोनों का, सूर्य का, शुक्र का और जो है कि पृथ्वी का आकार माप लगभग जो है कि समान है, इसलिए इनको जो है कि जुड़वा ग्रह माना जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो सूर्य का जो है कि सबसे निकटतम ग्रह, यानी कि यहाँ पर सूर्य है तो सबसे निकटतम ग्रह यहाँ पे कौन सा होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स आपका जो है कि बुध ग्रह, ठीक है। तो बुध ग्रह आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। और ये जो है कि पूछा भी गया है आपके TRE 1 में भी और TRE 3 में भी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से बुध को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, बुध को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में जो है कि 88 दिन लगते हैं, एग्जैक्ट है। और इसको आप जो है कि याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से सौर मंडल, और सौर मंडल जो है कि किससे बनता है? तो 8 ग्रहों से, उपग्रहों से और अन्य जो है कि खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि सौर मंडल का निर्माण किससे होता है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए, सौर मंडल में हमारा सूर्य भी है, ग्रह भी है, तो इन्हीं के बारे में जो है कि हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से देखिए, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है और सबसे बड़ा स्रोत है, याद रखिएगा। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। और देखिए, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब देखिए फ्रेंड्स, इतना दूर है लेकिन फिर भी हम जो है कि मई और जून के महीने में जो है कि इसकी तपन को हम लोग
बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये जो है कि आपके ग्रह हैं और टोटल जो है कि आपके 8 ग्रह होते हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। फिर उसके बाद ये आपका जो है कि क्रम है जिसको आप जो है कि याद रखिएगा। और सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार हैं। अभी ऊपर आपने प्रश्न को पढ़ा था, ये कक्षा कहलाती है। ठीक है, फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध शुक्र के सबसे नजदीक है, तो ये भी प्रश्न बना है। अब देखिए, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। यानी कि बुध को शुक्र का बुध को जो है कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में बुध को कितना दिन लगता है, तो 88 दिन लगता है। उस सूर्य को पृथ्वी का लगभग देखिए, शुक्र को पृथ्वी का जो है कि जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको जो है कि क्या करना है। ऊपर आपने प्रश्न देखा था, आपको अब धीरे धीरे ये पूरा वीडियो अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि हाँ, यहाँ से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं। हम लोग जो है कि सही वे में अपनी जो है कि तैयारी को कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह जो है कि वो आपके जो है कि मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं या बीच में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिएगा क्षुद्र ग्रह के बारे में यहाँ पे देखिएगा। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त जो है कि असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं आपको जो है कि दिखाने का प्रयास करूँगा। थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए ये आपका जो है कि बुक में दिया गया है और ये आपका जो है कि दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये आपका जो है कि ये क्या है, ये आपका जो है कि मंगल ग्रह है। ठीक है, और ये आपका जो है कि बृहस्पति ग्रह है, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपका जो है कि बृहस्पति है, ये वाला आपका मंगल है और ये देखिए बीच में आपका जो है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ठीक है, तो यही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रश्न जो है कि पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आकार के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आकार के अनुसार जो है कि तीसरा जो है कि सबसे बड़ा ग्रह जो है कि नेपच्यून है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा सबसे बड़े से सबसे छोटे तक ग्रहों का क्रम। तो सबसे बड़ा जो है कि कौन है, बृहस्पति है। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो जो है कि शनि है। और तीसरा जो है कि यूरेनस है। और जो है कि सबसे छोटा पूछा जाएगा तो सबसे छोटा जो है कि बुध ग्रह है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर का सबसे छोटा मंगल है। ठीक है, सबसे गर्म गर्म ग्रह की बात करेंगे तो सबसे गर्म ग्रह जो है कि आपका सूर्य है। और ये जो है कि पृथ्वी को हम लोग नीला 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 ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है कि सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो ये भी आप जो है कि सूर्य के सबसे नज़दीक। ठीक है, तो ये यही सब प्रश्न फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक, तो नज़दीक सूर्य के सबसे कौन है, तो ये आपका जो है कि बुध है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा जो है कि कितने दिनों में करता है। यानी कि शुक्र जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में जो है कि कितना दिन लगाता है, तो ये जो है कि फ्रेंड्स आपका जो है कि 255 दिन। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर आप जो है कि देखने का प्रयास करिएगा तो शुक्र, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं अगर थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाने का प्रयास करूं, यहाँ से देखिएगा। देखिए बुध जो है कि सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में कितने दिन, 88 दिन। और शुक्र जो है कि सूर्य का 255 दिन। और पृथ्वी जो है कि कितना दिन, 365 दिन। और मंगल जो है कि ये आपका 687 दिन। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ से प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो यही पूछा जाता है। अब देखिए हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सूर्य एक है, तो सूर्य क्या है, सूर्य क्या है फ्रेंड्स, तो सूर्य जो है कि एक आपका तारा है। ठीक है, सूर्य एक छोटा सा आपका तारा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से
देखिए पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ठीक है, देखिए सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, ये खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक क्या है? तारा है। तो यहीं से मैं जो है कि प्रश्न को कैप्चर किया था। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो है कि एकमात्र उपग्रह फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ऊपर बताया था, चंद्रमा है। ठीक है, और चंद्रमा यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, तो आप तुरंत ऑप्शन नंबर ई को टिक करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में जो है कि पूरा करता है? ठीक है, तो चंद्रमा जो है कि पृथ्वी का जो है कि एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से चंद्रमा चंद्रमा देखिए, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, वो चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों के अपेक्षा नज़दीक है। ठीक है, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। सूर्य कितना दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। और ये जो है कि मात्र चंद्रमा हमसे कितना दूर है? तो 3,84,400। तो आप जो है कि तुलना कर सकते हैं 15 करोड़ और 3,84,400 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि इससे परिचित हैं। अब देखिए, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो सूर्य जो है कि पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप जो है कि अनुमान लगा सकते हैं, दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। अब देखिए यहाँ से देखिएगा सूर्य। देखिए सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है जिसका खिंचाव बल ये आप जो है कि पढ़ चुके हैं। और देखिए सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि देखिए हमारा सौरमंडल डॉट डॉट भाग है, यानी कि हमारा सौरमंडल किसका भाग है? तो हमारा सौरमंडल जो है कि मिल्की वे का जो है कि भाग है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिल्की वे है क्या? तो यहाँ पे आपको जो है कि दिख रहा है, देखिए उल्का पिंड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं, इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिसे धरातल पर क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं। आपने देखा होगा कि तारे टूट के गिरते हैं, तो वही जो गिरते हैं वही जो है कि उल्का पिंड होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग देखिए यह देखिए यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे है। ठीक है, तो हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का जो है कि एक भाग है। ये आप जो है कि पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग जो है कि देखिए सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? तो सूर्य है। तो सौरमंडल का मुखिया पूछा जाएगा, तो सौरमंडल का मुखिया जो है कि आपका सूर्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग देखिए सौरमंडल किस शब्द से बना है? तो देखिए सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अत्यधिक शब्दों को जो है कि लिखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सौरमंडल में क्या शामिल है? तो सौरमंडल में फ्रेंड्स सूर्य, उपग्रह, उल्कापिंड ये सभी शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से
डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप जो है कि देख सकते हैं। और सौर मंडल का मुखिया कौन होता है, तो सूर्य होता है, ये भी आप जो है कि पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ से सौर मंडल में क्या शामिल है, तो फिर से लगभग 2 बार टाइप हो गया है। तो सौर मंडल में आपका सूर्य है, उपग्रह है, उल्कापिंड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये भी आप जो है कि पढ़ चुके हैं। ठीक है, रोचक तथ्य में नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय चंद्रमा पर गया है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये आप जो है कि देख चुके हैं, ये भी आप जो है कि देख चुके हैं। अब देखिए अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह कौन सा है, तो अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह फ्रेंड्स इनसेट है, IRS है और ईडूसैट है, यानी कि ये तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको अगर देखिए पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी जो है कि किस दिशा में घूमती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको आप जो है कि स्टार मार्क करिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी फ्रेंड्स ये जो है कि आपकी घूमती है पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 ग्रह होते हैं और आठों जो है कि किस किस ग्रह में घूमते हैं, तो देखिए टोटल जो है कि यहाँ से मैं आपको जो है कि दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ से हाँ ये देखिए, देखिए पश्चिम से पूर्व घूमने वाले, यहाँ से देखिएगा सबसे पहले हमारे सौरमंडल में शुक्र और यूरेनस, यानी कि जिसको अरुण को छोड़कर सभी ग्रह, यानी कि बुध लिखिए, आप नोट डाउन करिएगा, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून, ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमते हैं। और शुक्र और यूरेनस ये जो है कि विपरीत दिशा में, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है, अब देखिए पश्चिम से पूर्व घूमने वाले ग्रह कौन से हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने वाले ग्रह बुध हैं, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून है। ठीक है, और विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम घूमने वाले ग्रह कौन से हैं, तो शुक्र और यूरेनस हैं। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है, तो वह काल्पनिक रेखा जिसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसका एक और नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इसको बोलते हैं। तो ये जो है कि किसको, पृथ्वी को जो है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे पृथ्वी नहीं होगा, पृथ्वी नहीं, हाँ पृथ्वी ही होगा। ठीक है, हाँ सही है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी है। हमें हमारे दिमाग में वो आ रहा था कि कौन सी वो रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वो अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ठीक है, प्रश्न जो है कि सही टाइप हुआ है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है कि ये आपका जो है कि पृथ्वी है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ये वाली जो रेखा है इसी के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे ग्लोब पे आप देखेंगे तो ये जो रेखा है बीच वाली, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको जो है कि जानकारी देने का प्रयास करूंगा, जो कि ग्लोब की है जानकारी। अब देखिए यहाँ से मैं ग्लोब की आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे देखिए जैसे ये आपका जो है कि ग्लोब है, ठीक है, ये आपका जो है कि ग्लोब है, मान लीजिए कि ये आपका ग्लोब है, और ये वाली जो बीच वाली रेखा है इसको हम लोग विषुवत या भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, भूमध्य, इसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं, जिसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश होता है ये। और ये देखिए ये एक और आपको जो है कि पूछा जाता है प्रश्न कि कर्क रेखा, तो ये वाली जो है कि ऊपर वाली जो रेखा, सबसे पहले आपको ये जानकारी है कि ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, और इधर जो है कि क्या है, इधर आपका जो है कि पूर्व है, और इधर जो है कि आपका पश्चिम है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये वाली जो रेखा होती है, ये वाली फ्रेंड्स होती है जो 23.5 अंश उत्तर, 23.5 अंश उत्तर, ये जो है कि आपका टेट में पूछा गया था, 23.5 अंश उत्तर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, ये होती है आपकी कर्क
रेखा होती है, ठीक है, कर्क रेखा होती है। और एक और प्रश्न यहाँ से जो है कि बनता है, और ये नीचे वाली, यानी कि 23.5 दक्षिण, 23.5 दक्षिण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स मकर रेखा। अब फ्रेंड्स यहाँ से वो वाला प्रश्न जो ऊपर हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे, वो वाला प्रश्न आपको जो है कि मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए भारत आपका जो है कि यहीं पर है, ठीक है, भारत आपका जो है कि यहीं पर है। और ये जो 23.5 उत्तर, इसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। और यही मकर रेखा क्या करती है? भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। और यही जो है कि प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो वो कौन सी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है? तो पृथ्वी की बात करेंगे तो ये जो है कि आपकी भूमध्य रेखा हो गया, या विषुवत इसको बोलते हैं। और वो भारत को कौन बार दो बराबर भागों में बांटती है? तो वो है कर्क रेखा। तो यहाँ पे दोनों कन्फ्यूजन आपका जो है कि दूर हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। यह पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अभी मैं आपको ऊपर बताया था, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में से पृथ्वी को विभाजित करती है, ठीक है। तो ये जो है कि मैं आपको जो है कि बता दिया हूँ, यही ये है आपका। और ये उत्तरी होता है, और ये दक्षिणी होता है, और ये दो बराबर भागों में बांटती है। और यही जो है कि आपकी भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं शुक्र ग्रह। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है कि आपका और शुक्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ प्रश्न आपके जो है कि बीपीएससी में पूछे गए हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, ऑप्शन नंबर बी शुक्र है। 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ से इवनिंग स्टार, यानी कि सांझ का तारा किसको बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी शुक्र को बोलते हैं। ये 44वीं बीपीएससी 2000 में ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया है। और जिसको हम लोग सुबह का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, इसको बोलते हैं किसको? तो शुक्र ग्रह को, ठीक है। और देखिए सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है, शुक्र को हम लोग बोलते हैं सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह। देखिए 65वीं बीपीएससी प्री 2020 में ही ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया है। तो ये कितना महत्वपूर्ण जो है कि चैप्टर था। और ये एनसीईआरटी फ्रेंड्स आपकी किसी भी एग्जाम की ये बेस होता है, ठीक है। स्क्रीन पे जो है कि दिखाई भी दे रहा है। और ये प्रश्न देखिए कहाँ पर पूछा गया है? तो TRE 3.0 री एग्जाम PRT में 1 to 5 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। देखिए ग्रीनविच मध्य GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। अब बात करेंगे कि क्लास 6 के NCERT ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 में ये कहाँ पर दिया गया है? तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो चैप्टर नंबर 2 आप जो है कि खोलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कि गूगल पे जाइएगा, अगर आपके पास क्लास 6 की बुक नहीं है तो लिखिएगा क्लास 6 NCERT जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2 PDF इन हिंदी। वो PDF जो है कि डाउनलोड हो जाएगा चैप्टर नंबर 2। उसमें जब आप जाएंगे तो ये चैप्टर नंबर 2 खोलिएगा। और चैप्टर नंबर 2 आप तो जो है कि डाउनलोड ही करेंगे, तो उसमें जब जाएंगे तो ये रेड कलर का आपको एक भारत का जो है कि मानचित्र दिखाई देगा, नक्शा। उसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है कि दिख जाएगा। देखिए मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 यानी कि 82 30 मिनट पूर्व में स्थित है। तथा यहाँ पर समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटा यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है। इसलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तब भारत में जो है कि शाम के 7:30 बजे होंगे। यानी कि आपने देखा होगा जब लंदन में मैच होता है, लंदन मतलब फ्रेंड्स, लंदन देखिए इंग्लैंड में है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, तो वहाँ पे जब मैच होता है तो वहाँ तो 2 बजे होता है, लेकिन भारतीय समय में 7:30 बजे आपका जो है कि मैच का टाइम होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रीन समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यहाँ से एक प्रश्न आपकी जो है कि एग्जाम में चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया था। अब आइए जल्दी से एक और प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है? तो TRE 1 PRT 1 to 5
बॉयज वाले शिफ्ट में, यानी कि टीआरई 1 में लड़कियों और लड़कों का शिफ्ट जो है कि अलग अलग था और उसी में ये जो है कि पूछ लिया गया था। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो ग्रीनविच के 30 अंश पूर्व में क्या होगा? तो 30 अंश जो है कि पूर्व में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सबसे पहले दोपहर के 2 बजे होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पर दिया गया है, तो चैप्टर नंबर 2 में ही जब आप जाएंगे तो यहाँ से जो है कि आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से दोपहर के 2 बजे होंगे, ठीक है। तो देखिएगा, ये देखिए, एक अंश, एक घंटे में 15 अंश होता है, ठीक है, और एक अंश में जो है कि 4 मिनट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले जब आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिएगा, दोपहर के जो है कि दोपहर के 12 बजे होंगे तो ग्रीनविच के समय 30 अंश पूर्व में समय क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। यानी कि ये मान लीजिए कि ये आपका जो है कि ये है, और देखिए ग्रीनविच आपका जो है कि बिल्कुल यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर जब आप जाएंगे, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर, तो देखिए पश्चिम आपका जो है कि इधर होता है और पूर्व आपका जो है कि इधर होता है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगा तो क्या होगा? उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, ठीक है। आगे मतलब 12 के मतलब आगे का मतलब फ्रेंड्स प्लस किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, जो पश्चिम आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा, यानी कि जो पश्चिम में, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर जब जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस किया जाएगा, और यहाँ पे इधर जब आप जाएगा तो ये जो है कि प्लस किया जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, मैं आपको जो है कि यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँगा। नीचे आपका जो है कि जब हम लोग एमसीक्यूज अभी कंप्लीट करेंगे तो देखिएगा, यहाँ से सबसे पहले वहाँ पे 12 बजे हैं तो ग्रीनविच में कितना होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए यहाँ से क्या है, 30 गुणे 4 हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 30 अंश जो है कि दिया गया है। ऊपर प्रश्न में आपको 30 अंश यहाँ पे जो है कि दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है कि 30 अंश दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 30 अंश आपको जो है कि दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 30 अंश में यहाँ पे क्या होगा? 30 गुणे 4, यानी कि एक अंश में कितना मिनट होता है? एक अंश में यहाँ पे 4 मिनट होता है, ये आपका जो है कि दिया गया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 120 मिनट हो जाएगा। 120 मतलब 120 का मतलब 2 घंटा, 2 हावर, ठीक है। तो 2 हावर, तो यहाँ पे पूर्व कहा गया है, ठीक है। तो पूर्व कहा गया है फ्रेंड्स, यानी कि ये आपको मैं ऊपर बताया था, ये आपका जो है कि ग्रीनिच है 20 में, और इधर क्या है आपका जो है कि पूर्व है, और इधर जो है कि आपका पश्चिम है, ठीक है। तो पूर्व की तरफ जाएगा तो प्लस किया जाएगा, और पश्चिम की तरफ जाएगा तो माइनस किया जाएगा, ठीक है, माइनस किया जाएगा। तो यहाँ पे पूर्व देखिए 30 अंश पूर्व में, यानी कि क्या किया जाएगा? प्लस किया जाएगा। तो 12 बजे हैं और 2 घंटा ये आपका जो है कि निकल कर आया है, ठीक है। तो 12 में क्या करेंगे? 12 में प्लस 2 घंटा जोड़ देंगे तो 1 और 2, और इसीलिए आपका जो है कि यहाँ पे क्या सही था? फाइनल आंसर की में दोपहर के 2 बजे होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी अभी सभी एमसीक्यू जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपका जो है कि ये सभी क्लियर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है 49 नंबर का, टीआरई 1 में और पीआरटी में, गर्ल्स वाले शिफ्ट में, यानी कि लड़कियों वाले शिफ्ट में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। इसका राइट आंसर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो है कि डी है, यानी कि एक से अधिक। अब कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो ए और सी आपका जो है कि सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से साढ़े 66 टन उत्तरी, तो ये भी आपका जो है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, देखिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव है, ठीक है। तो यहाँ से ये है आपका, यहाँ से पूछा गया था। अभी मानचित्र में आपको नीचे दिखाऊंगा, तो ये भी प्रश्न आपका इसी चैप्टर से था। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स एक और प्रश्न पूछा गया था, और इसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखाएं,
तो खींची गई रेखाएं, इसका जो है कि फाइनल आंसर की है, फाइनल आंसर की में 179 माना गया है। और इसी प्रश्न को जब मैं पीवाईक्यूज करा रहा था कि क्लास 6 के एनसीईआरटी जियोग्राफी से कितने प्रश्न पूछे गए थे प्रूफ प्रूफ के साथ, 7th के और 8th के तीनों में जब बताया था, तो उसमें मैं आपको एक प्रश्न दिखाया था जो बीपीएससी में बिल्कुल यही प्रश्न आपका पूछा गया है, इसका 179 है। अब 179 कैसे है, देखिए ये होता है फ्रेंड्स आपका जो है कि ये मान लीजिए कि आपका जो है कि ग्लोब है, ठीक है, ये आपका ग्लोब है और यहाँ भी 90 होता है, यहाँ भी आपका जो है कि 90 होता है, ठीक है। तो 90 और 90 कितना हो जाएगा, तो 90 और जो है कि 90 यहाँ पे तो 180 हो रहा है, तो 180 भी इसमें दिया गया है, लेकिन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, और एक जो ये बीच वाली जो होती है ये विषुवत वृत्त, यानी कि जो दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है या ग्लोब को बांटती है, तो ये एक हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो एक हमारा ये हो जाएगा, तो हमारा टोटल अभी 181 हो रहा है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो ध्रुव है, यहाँ पे जो रेखाएं जब ऐसे 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 जब आती हैं, तो यहाँ बिल्कुल जो बिंदु है, ये जो है कि यहाँ पे दो रेखाएं कम होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 181 में माइनस यहाँ पे 2 किया जाएगा, और 179 ही जो है कि हमारा 179 हमारा जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल यहाँ पे 181 नहीं है, 180 नहीं है, 179 हमारा जो है कि बिल्कुल सही है, ठीक है। और हमने गूगल भी करके देखा था, यहाँ पे देखिएगा, गूगल भी करके देखा गया। देखिए ग्लोब पर 1 डिग्री अक्षांश पर कुल 181 रेखाएं खींची जाती हैं, जिसमें 90 अंश उत्तरी अक्षांश, 90 दक्षिणी अक्षांश और एक भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि 90 उधर, 90 ऊपर उत्तर की तरफ और 90 दक्षिण की तरफ, ठीक है। और एक जो है कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश शामिल है। यदि ध्रुवों को नहीं जो है कि माना जाता है, यानी कि अभी मैं आपको ऊपर बताया था, ये आपका जो है कि मान लीजिए कि ग्लोब है, और ऊपर ये जो ध्रुव होते हैं, यह आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये आपका जो है कि दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो इसको अगर नहीं माना जाएगा, तो वही 181 में -2 किया गया है। देखिए एक भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश शामिल है। यदि ध्रुवों को नहीं माना जाता है, तो यह संख्या 179 होती है, क्योंकि वे वास्तव में बिंदु हैं, यानी कि लास्ट में बिल्कुल कॉमन है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि जब ये जो रेखाएं होती हैं फ्रेंड्स, ये जो रेखाएं होती हैं, तो यहाँ पे जाके ये रेखा नहीं होती है, बिल्कुल जहाँ पे ख़त्म हो जाती है तो बिंदु हो जाती है, ठीक है। तो यही है। अब देखिए यहाँ से, अब हमारा जो है कि यहाँ से प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं चैप्टर नंबर 2 में से। अब देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा क्या दे रहा है स्क्रीन पे, विषुवत वृत्त का अक्षांश कितना होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, विषुवत वृत्त का जो है कि अक्षांश अभी और कल भी मैं बताया था आपको, विषुवत वृत्त का जो है कि अक्षांश कितना होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये फ्रेंड्स विषुवत वृत्त बोलते हैं, इसी रेखा को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं एक ही बार बताऊंगा, और यहाँ पे ग्लोब आपको जो है कि कैप्चर कर लेना है, क्योंकि सभी प्रश्न इसी ग्लोब, और चैप्टर भी आपका जो है कि ग्लोब ही है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 ही आपका ग्लोब है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है कि कुछ जानकारी देने का यहाँ पे प्रयास करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले ये आपका क्या है, ये आपका जो है कि ग्लोब है, ठीक है। ये आपका जो है कि ग्लोब हो गया है। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स ये आपका ग्लोब है। एक ही बार मैं बताऊंगा, क्योंकि बार बार फ्रेंड्स लिखने में एक ही चीज़ को जो है कि टाइम जाएगा। हर प्रश्न जो है कि आपका ग्लोब पर ही बनाया गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये आपका जो है कि ये वाली जो रेखा होती है बीच वाली, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये सबसे पहले 0 डिग्री अक्षांश होता है, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश होता है, और इस रेखा को बोलते क्या है, 3 नामों से बोलते हैं। सबसे पहले विषुवत वृत्त इसको बोलते हैं, ठीक है, विषुवत वृत्त बोलते हैं, और विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इसी को फ्रेंड्स भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को जो है कि भूमध्य रेखा भी हम लोग जो है कि इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसको भूमध्य रेखा हम लोग जो है कि बोल दिए हैं, ठीक है।
भूमध्य रेखा हम लोग इसको बोल दिए हैं। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको जो है कि क्या पता है, ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका जो है कि दक्षिण होता है, इधर आपका जो है कि पूर्व होता है और इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है। तो फिलहाल मैं जो है कि पश्चिम को यहाँ पे मिटा दूंगा, ये दिशा जानकारी है। तो इसी को फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग उत्तर ध्रुव बोलते हैं और इसी को हम लोग जो है कि दक्षिण ध्रुव बोलते हैं, यानी कि ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला, ये वाला। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न जो है कि पूछा जाता है कि मकर रेखा कहाँ पर होती है, कर्क रेखा कहाँ पर होती है। तो ये वाली जो फ्रेंड्स रेखा है, ये वाली एक और रेखा होती है, ये क्या होती है, 23.5 अंश, यानी कि 23 अंश 30 मिनट, इसको या 23.5 अंश बोल लीजिए। ये है आपका उत्तर, ठीक है, ये उत्तर है। और इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस रेखा को फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कर्क रेखा। ये कई बार सभी को आप जो है कि समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक और, तो यहाँ पर ये वाली जो रेखा होती है फ्रेंड्स, क्या होती है, ये 23.5 अंश, ये आपका जो है कि दक्षिण होता है, ठीक है। 23.5 अंश दक्षिण होता है, क्योंकि दक्षिण इधर ही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स मकर रेखा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मकर रेखा कहाँ होती है, कर्क रेखा कहाँ होती है, या 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका हो गया, तो प्रश्न ये भी पूछता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो है कि क्या होता है। तो दो चीज़ें होती हैं, उष्ण कटिबंध और विषुवत वृत्त भी होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि विषुवत वृत्त हो गया, ये हो गया। और ये फ्रेंड्स आपका जो है कि शीत कटिबंध कहाँ पर होता है, शीत कटिबंध इसे हम लोग बोलते हैं। ये वाला भाग जो होता है ये शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें कम जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, शीत कटिबंध, यानी कि ठंडा ज़्यादा होता है और ठंडे वाले जो है कि क्षेत्र हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दक्षिण शीत कटिबंध, ये कितना होता है, तो 66.5 अंश होता है, ठीक है। ये 66.5 अंश दक्षिणी, 66.5 अंश, और ये भी जो है कि आपका कितना होता है, 66.5 होता है, ठीक है। 66.5 अंश उत्तर, 66.5 अंश उत्तर। इतना चीज़ें आपको जो है कि याद रखना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, अभी मैं बिल्कुल ग्लोब दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग जो है कि स्टार्ट करते हैं अपने जो है कि प्रैक्टिस को। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से होता क्या है, देखिए यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताया था जो 0 डिग्री अक्षांश, जो ऊपर प्रश्न हम लोग जो है कि देखे थे। और यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अभी ऊपर बताया था, अभी मैं आपको ऊपर बताया था, इसको हम लोग विषुवत वृत्त बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। और ये देखिए दक्षिण शीत कटिबंध 66.5 अंश दक्षिण, और ये जो है कि उत्तरी शीत कटिबंध, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 66.5 अंश उत्तर, ठीक है। तो उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, और ये देखिए मकर रेखा हो गया, ठीक है। ये दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध है, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। तो ये बिल्कुल आपको जो है कि याद रख लेना है, बिल्कुल ये मैप आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिएगा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा हम लोग बोलते हैं, अभी हम लोग बता दिए। तो बिल्कुल ग्लोब से ही सारे प्रश्न आपको जो है कि इसमें मिलेंगे। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन मैं प्रश्न जानबूझ के एक भी छोड़ा नहीं हूँ कि सारी चीज़ें जानकारी आपको जो है कि मिल जाए, ठीक है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, तो यहाँ पे मैं एक बार और फिर से बता दूं, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, यानी कि फ्रेंड्स ये वाली जो रेखा है, ये तो आपकी भूमध्य रेखा है, विषुवत वृत्त रेखा है। ये वाली जो है, तो ऊपर आपका जो है कि उत्तर होता है और नीचे जो है कि आपका क्या होता है, तो दक्षिण होता है। तो ये वाली आपकी 23.5 अंश, 23.5 अंश उत्तरी
रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, इसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। और ये क्या है, 23.5 दक्षिण, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। तो ये प्रश्न आएगा तो आप जो है कि कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक बार टेट में भी पूछा गया था और बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ से, ये देखिए 23.5 उत्तरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। तो दूसरा प्रश्न आपका जो है कि हो गया। अब देखिए यहाँ से, देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 उत्तर में, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 दक्षिण में, विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, और विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव। तो ये 4 चीजें हैं जो कि आपके बुक में दी गई है इस चैप्टर में, और यहाँ से प्रश्न जो है कि आपका पूछता है। ठीक है, अब देखिए उत्तर ध्रुव वृत्त स्थिति है, यानी कि उत्तर ध्रुव वृत्त की क्या स्थिति है, तो उत्तर ध्रुव वृत्त की स्थिति फ्रेंड्स आपका जो है कि विषुवत वृत्त 66.5 उत्तर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और मैं ये चीज आपको जो है कि बता भी चुका हूँ। अब देखिए यहाँ से, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए खांसी भी थोड़ी हमको हो गई है। अब देखिए पांचवा प्रश्न हम लोग देखेंगे, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो शीत कटिबंध जो है कि ध्रुवों के करीब होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं आपको जो है कि ऊपर बताया था, ये आपका जो है कि ग्लोब है। ठीक है, ये आपका जो है कि ग्लोब है, और शीत कटिबंध कहाँ पाया जाता है, तो अभी मैं आपको बताया था, ये तो आपका जो है कि 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, ये आपका जो है कि क्या है, कर्क रेखा है, ये आपकी जो है कि मकर रेखा है, यहाँ पे के कर्क रेखा, यम मकर रेखा। तो ये ध्रुव, ये आपके जो है कि ध्रुव हैं। ठीक है, ये आपका जो है कि उत्तरी ध्रुव है, और ये आपका जो है कि दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो शीत कटिबंध कहाँ पर पाया जाता है, तो ये वाला जो भाग है, ऊपर मैं आपको बताया था, ये वाला जो भाग है, तो यही जो है कि शीत कटिबंध होता है। तो ध्रुवों के करीब होते हैं शीत कटिबंध। अभी मैं आपको जो है कि मैप दिखाऊं, तब जो है कि आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको अगर दिखाने का प्रयास करूं, तो बिल्कुल बिल्कुल देखिए यहाँ से, ये देखिए, ये आपके उत्तर ध्रुव हो गया। ठीक है, और ये आपका जो है कि दक्षिण ध्रुव हो गया। तो शीत कटिबंध देखिए यहीं पर है, ये वाला भाग जो है कि ये शीत कटिबंध है। तो यहीं से, और ये क्या है, 66.5 उत्तर, उत्तरी शीत कटिबंध, और 66.5 दक्षिण, ये क्या है, दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है कि पूछा जाता है, और प्रश्न नॉर्मल पूछा गया था अभी ऊपर कि शीत कटिबंध किसके करीब होता है, तो ध्रुवों के नजदीक ही जो है कि शीत कटिबंध होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया है। अब देखिए ये भी हो गया है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा ग्रिड किसका जाल है, तो ग्रिड फ्रेंड्स जो होता है, ये जो है कि अक्षांशों, समानांतर रेखाओं, देशांतरीय यामयोत्तरों का जो है कि जाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ से बिल्कुल आपके बुक में भी दिया गया है। देखिए देखिए, इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, इसका मान 0 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए अब ग्लोब पर अक्षांश, समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड ग्रिड है। ठीक है, तो ये यहाँ से इसको जो है कि आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से, ये आपका जो है कि ग्रिड है। ठीक है, ये आपका जो है कि ग्रिड है, और यहाँ से ये आप जो है कि देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये वाला जो ये सभी है, तो ये एक जो है कि जालनुमा होता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है, तो प्रमुख यामोत्तर का मान अभी मैं आपको ऊपर बताया था, ऊपर ही बिल्कुल हम लोग पढ़े थे, जस्ट ऊपर ही 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री नहीं है यहाँ पे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे मैं दिखाने का अगर प्रयास करूँ, तो बिल्कुल यहीं पे, हाँ ये येलो वाला जो है, देखिए इस यामोत्तर को हम लोग प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, तो बिल्कुल यहीं से प्रश्न आपके आते हैं। ठीक है, कहीं से प्रश्नों को गढ़ा नहीं जाता है, जो चीज़ें आपके जो है कि दी गई हैं, और यहीं से जो है कि ये पूछा जाता है। अब देखिए विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स अक्षांश रेखा या वृत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए
हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है। ये मैं आपको जो है कि बताया था। ये मैं इस तरह बताया था कि ये जो है कि भूमध्य रेखा है, ये आपका जो है कि कर्क रेखा, ये जो मकर रेखा है, तो वास्तव में फ्रेंड्स ये सीधी नहीं होती है। ग्लोब देखिए आपका गोल होता है, ठीक है, और पृथ्वी भी आपकी जो है कि गोल ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये जो रेखा है, तो रेखाएं ये आपकी ऐसी होती हैं, ये आपकी जो है कि रेखाएं ऐसी होती हैं, बिल्कुल ये ऐसी होती हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है, बिल्कुल अभी हम लोग जस्ट ऊपर ही पढ़े हैं। उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है, तो उत्तरी ध्रुव जो है कि 90 अंश उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जस्ट हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं, जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 90 अंश पर क्या होगा। 90 अंश पर क्या होगा, देखिए ग्रीनविच क्या है, ग्रीनविच जो है कि क्या है, तो ग्रीनविच का जो है कि समय क्या होता है, भारत से 5.5 घंटा आगे होता है, ये तो अलग मैटर है। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा मध्य रात्रि होगा, ठीक है, यहाँ पे मध्य रात्रि होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये देखिए ये आपका है और ग्रीनविच बिल्कुल जो है कि यहाँ पे बीच में है। अब देखिए यहाँ से हम लोग 11 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए असम में धुबरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है। अब आप जो है कि कंफ्यूज होंगे कि असम में सिर्फ धुबरी को ही यहाँ पे क्यों कनेक्ट किया गया है, क्योंकि इनका जिक्र किया गया है इस चैप्टर में, क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, 26 अंश उत्तर अक्षांश एवं 90 अंश पूर्व देशांतर पर जो है कि असम में धुबरी नामक स्थान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इसको अगर देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल आप जो है कि देख सकते हैं, मैं हाईलाइट भी कर दिया हूँ। देखिए असम में धुबरी 26 अंश उत्तर अक्षांश एवं 90 अंश पूर्व देशांतर पर क्या है, स्थित है। तो एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं और यहीं से जो है कि प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। बारीक से फ्रेंड्स यहाँ से आपको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ से हम लोग 12 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए मकर वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है। तो मकर वृत्त या मकर रेखा, इसको जो है कि पूछा जा रहा है कि मकर वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है। तो वास्तव में ये जो रेखाएं होती हैं ये गोल ही होती हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है कि मकर वृत्त पूछा जा रहा है, मकर रेखा पूछा जा रहा है, किस गोलार्ध में है। तो ये जो है कि किस गोलार्ध में, मैं आपको बताया था मकर जो है कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी। और ये होता कितना है, तो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। और 23.5 अंश उत्तरी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से पूछा गया है, देखिए मकर वृत्त कहाँ पर है, तो ये दक्षिणी ध्रुव में है, ठीक है। तो मकर 23.5 अंश दक्षिणी, ठीक है। बिल्कुल ग्लोब पर ही सभी प्रश्न आपको जो है कि पूछे जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि कुल देशांतरों की संख्या, यानी कि जितनी भी रेखाएं हैं, तो ये जो है कि टोटल 360 हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो अलग मैटर था 179 वाला, वो प्रश्न आप जो है कि देख लीजिएगा ऊपर, बिल्कुल गलत नहीं बताया गया, क्योंकि 179 आयोग भी माना है और बीपीएससी में, मेन बीपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में एक बार पूछा गया था ये प्रश्न, और ये जो है कि 179 ही टिक किया गया था। क्योंकि ये जो होता है फ्रेंड्स, यानी कि ये जो होता है, तो ये जो रेखाएं आती हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे जब गोल है तो यहाँ पे एक रेखा नहीं होगी, ये बिंदु होगा। तो इन दोनों बिंदुओं को लेकर अगर जोड़ा जाएगा तो वो तो ठीक है। अब देखिए यहाँ से जिस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना गया है वह कितना है। तो 82.5 अंश पूर्व को क्या माना गया है, यामोत्तर रेखा माना गया है, भारतीय मानक समय माना गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके जो है कि बुक में भी दिया गया है। बिल्कुल यहाँ से अगर देखेंगे, भारत में
अंश पूर्व यानी कि 82 अंश 30 मिनट को हम लोग 82 अंश पूर्व बोलते हैं, को मानक यामोत्तर माना गया है। ठीक है, देखिए भारत ग्रीनविच के जो है कि 82 अंश 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। तो यही अंतर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब फ्रेंड्स एक पृथ्वी का लघु रूप है, यानी कि छोटा रूप है। पृथ्वी तो बहुत बड़ी है। देखिए ग्लोब पृथ्वी का एक जो है कि लघु रूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये तो जो है कि बेसिक प्रश्न था। अब देखिए देखिए यहाँ से ग्लोब जो है कि पृथ्वी का लघु रूप है, एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जो है कि बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब होता है जो गुब्बारे जैसा ग्लोब जिनमें हवा भी भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान पर दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो ग्लोब जो है कि पृथ्वी का ही एक लघु रूप है जिससे हम जो है कि समझ सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी को। अब देखिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तब जो है कि भारत में समय क्या होगा? तो भारत का जो है कि ग्रीनविच से जो है कि 5.5 घंटा आगे है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो ग्रीनविच है, देखिए लंदन जो है कि आपका जो देश है लंदन, ठीक है, तो लंदन में ही आपका ग्रीनविच है। लंदन में ही आपका जो है कि ग्रीनविच है और लंदन जो है कि ये है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा कुल मिला जुला के 5.5 घंटा भारत से आगे है। तो दोपहर के 12 बजेंगे तो भारत में क्या होगा, ये भारत पूछा गया है। बस आप इतना याद रखिए कि जो समय है लंदन का वो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो इसीलिए जब दोपहर के लंदन में जो 12 बजते हैं तब भारत में समय क्या होगा, तो 5.5 घंटा भारत आगे है। 5 घंटा 5 आवर 30 मिनट, ठीक है, आगे है यानी कि प्लस है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 घंटा जोड़ देंगे तो भारत में 5:30 बजेगा शाम। ठीक है, शाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको जो है कि समझ में भी आएगा। ये आप जो है कि देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये बीच में जो है कि ग्रीनविच है। ठीक है, ये इंग्लैंड है। ठीक है, इंग्लैंड भी है और ये यहाँ पे इस जो है कि लंदन भी है। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स ग्रीनविच एक स्थान है और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, देखिए यानी कि इधर पूर्व की तरफ आपको जो है कि दिखाने का प्रयास करूंगा। इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा और इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो इसमें देखिए एग्जैक्ट इधर के जितने भी देश हैं ग्रीनविच से इधर के जितने भी देश हैं इसमें क्या होगा, समय आगे चलेगा और इधर के जितने देश हैं सभी में क्या होगा, माइनस किया जाएगा ग्रीनविच से। ठीक है, तो देखिए इसमें भारत 5.5 घंटा आगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाने का प्रयास करूँ, देखिए ये आपका जो है कि हमारा भारत है और यहाँ पे देखिए 5.5 घंटा प्लस किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल प्रश्न जो है कि यहीं से पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्रीनविच के पूर्व 82.5 अंश पूर्व में स्थित है, जहाँ यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में क्या होगा, 7:30 बजे होंगे। ठीक है, तो 5.5 घंटा आप याद रखिएगा। और ये पूछा भी जाता है, कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? अभी मैं आपको जो है कि बताया था ऊपर। ठीक है, ये वाली जो काल्पनिक रेखा है 0 डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो देखिए विषुवत रेखा बोलते हैं। तो यही जो है कि 2 बराबर भागों में बांटती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना होता है, तो 0 डिग्री अंश होता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए छोटा सा चैप्टर है, ग्लोब ही पर था पूरा। महाराष्ट्र में चंद्रपुर कितने अक्षांश पर स्थित है? तो अब बोलेंगे कि महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है कितना विशेष है, कि आप जो है कि प्रश्न टाइप किए हैं, तो बिल्कुल ये जो है कि आपके इस चैप्टर में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 अंश उत्तर अक्षांश पर जो है कि स्थित है महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चंद्रपुर को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे बिल्कुल हाईलाइट किया गया। देखिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में
बोलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत 20 अंश उत्तर में एवं बोलो होरिजोन विषुवत 20 अंश दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो ये आप जो है कि जानकारी याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा जो है कि ताप कटिबंध स्थित है, यानी कि ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ताप कटिबंध स्थित है। तो सबसे पहले ये आपका जो है कि ग्लोब है। ठीक है, ये आपका जो है कि विषुवत भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ये आपका जो है कि कर्क रेखा, ये आपका जो है कि मकर रेखा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा ताप कटिबंध है स्थित है। ठीक है, तो यानी कि ये आपका जो है कि इसके, तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है दोनों के बीच में, यानी कि इस भाग को, इन दोनों के बीच के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन दोनों के बीच के भाग को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स उष्ण कटिबंध। ठीक है, इन दोनों के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। तो यहाँ से आपका जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंध स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कर्क रेखा और मकर रेखा ये तो सेम ही प्रश्न टाइप हो गया है। अब देखिए पृथ्वी के एक देशांतर रेखा को सूर्य के सामने गुजरने में कितना समय लगता है, तो बिल्कुल 4 मिनट लगता है। इसका क्या जो है कि मतलब है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है आप जो है कि ऊपर ही पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा प्रश्न को जो है कि घुमाया गया है कि पृथ्वी के एक देशांतर रेखा को सूर्य के सामने गुजरने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का जो है कि समय लगता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ये आपके बुक में दिया गया है, देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे, यहाँ से नीचे दिया गया होगा 19 का उष्ण कटिबंध। ये आपका जो है कि ये आप देखिए, ये सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है, और इन दोनों की ये भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये तो हमारा हो ही गया है, मतलब हमारा कर्क रेखा ये भी हो गया है, कर्क रेखा ये भी हो गया है। पृथ्वी के एक अंश देशांतर को सूर्य के सामने गुजरने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। यहाँ पे देखिएगा, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, देखिए पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 अंश और 1 अंश में जो है कि 4 मिनट होता है। ठीक है, तो यही जो है कि इसका मतलब था। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रीनविच रेखा जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, कितना अंश यामोत्तर में स्थित है, तो ये जो है कि स्थित है फ्रेंड्स 0 डिग्री। 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री देशांतर में जो है कि स्थित है ग्रीनविच रेखा जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग अगर देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए यहाँ से ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री अक्षांश होता है। ये आप लोग जो है कि देख ही चुके हैं। अब देखिए यहाँ से पृथ्वी का एक समय क्षेत्र कितने देशांतरों को घेरता है। ठीक है, तो ये जो है कि 15 अंश जो है कि घेरता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करें, देखिए पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, एक अंश में 4 मिनट होता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए पृथ्वी को 24 घंटे, ये तो हो गया। देखिए 1 घंटा में कितना पूछा जाएगा कि 1 घंटा में कितना अंश, तो 15 अंश। ठीक है,
और एक अंश में कितना, तो 4 मिनट। तो ये आप जो है कि याद रहेगा, तो इससे प्रश्न अगर आएगा तो आप जो है कि आराम से कर लेंगे, ठीक है। ये जो है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, ठीक है। तो इसका जो है कि फ्रेंड्स राइट आंसर कितना है, 179 जो है कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये TRE 2.0 PRT 125 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। और यहाँ से मैं इसको दिखाने का प्रयास करूँगा कि यही प्रश्न जो है कि आपका कब पूछा गया था। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 179। ये जो है कि 69वीं BPSC प्री 2000 जो है कि 23 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो मैं आपको ऊपर प्रश्न बताया था वो जो है कि ये जो है कि आपका कब पूछा गया था। ये जो है कि 14 दिसंबर 2023 को ये वाला पूछा गया था। ये जो है कि आपका ये 14 दिसंबर 2023 को ये यानी कि ये 14 दिसंबर 2000 जो है कि 23 को ये पूछा गया था, ठीक है। दिसंबर में ये हुआ था। और ये जो है कि आपका ये आपका पूछा गया था, यानी कि ये जो है कि अगर आप प्रीवियस ईयर को भी उठाकर देखेंगे तो उनसे भी आपको जो है कि लाभ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग जो है कि चैप्टर नंबर जो है कि 3 के MCQs को हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की जो है कि गति को जो है कि क्या कहा जाता है, तो परिक्रमण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से पृथ्वी का जो है कि अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो है कि घूमना ये घूर्णन कहलाता है। तो घूर्णन और जो है कि प्रकीर्णन आप जो है कि याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ से पृथ्वी की गतियाँ, देखिए फ्रेंड्स पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण, ठीक है। देखिए सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 अंश का जो है कि कोण बनाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण है। और देखिए पृथ्वी अपने जो है कि अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है और पृथ्वी की दैनिक गति, ठीक है। तो ये आप जो है कि जान सकते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ से सबसे पहले देखेंगे, देखिए पृथ्वी की मुख्य रूप से 2 गतियाँ होती हैं, घूर्णन एवं परिक्रमण। और जो है कि घूर्णन वह प्रक्रिया है जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जबकि परिक्रमण वह प्रक्रिया है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ या कक्षा में चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और घूर्णन, देखिए घूर्णन यह क्या है, तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और अवधि इसका जो है कि देखिए पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं जो एक दिन की अवधि होती है, ठीक है। और परिक्रमण क्या होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसका जो है कि देखिए परिक्रमण, देखिए यह क्या है, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ या कक्षा में चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। यह कितने दिन का समय लगता है, तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 दिन जो है कि लगते हैं, ठीक है, जो 1 वर्ष का समय होता है। देखिए पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुएं बदलती हैं, ठीक है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुएं बदलती हैं, ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा 3 नंबर का प्रश्न, देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कब पूरा करती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है कि पूरा करती है 24 घंटे में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो देखिए पृथ्वी अपने अक्ष का जो है कि एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। देखिए फ्रेंड्स छोटे छोटे चैप्टर हैं
लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहीं से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ से पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से कितना कोण बनाती है। तो अभी मैं आपको ऊपर बताया था 66.5 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, देखिए पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। ये आप जो है कि जान गए हैं। और देखिए सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण बोलते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसे कक्षीय सतह से 66.5 का जो है कि कोण बनाती है, ठीक है। तो ये आप जो है कि देख सकते हैं, आपके बुक में दिया गया है। और यहाँ से देखिए पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, ठीक है। तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, तो 365 दिन में जो है कि पूरा करती है। ये सारी चीज़ें आप ऊपर जो है कि अभी पढ़े हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, यानी कि हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लीप वर्ष होता क्या है। तो सबसे पहले एक लीप वर्ष में जो है कि 300 जो है कि 66 दिन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो वर्ष लीप वर्ष होगा उसमें फरवरी कितना होगी, तो उसमें जो है कि फरवरी आपकी 29 की होगी, ऐसे पता लगा सकते हैं। या तो जिस वर्ष को पता करना है, जैसे 2024, ठीक है, 2000 जैसे 24 है, तो 2024 में अगर आप जो है कि 4 का भाग देंगे तो 4 5 20 और मतलब ये 4 से जो है कि कट जाएगा। तो 2024 में फरवरी की कैसी थी, तो 29 की थी, ठीक है। यानी कि 2024 लीप वर्ष है, यानी कि जिस सन को आप जो है कि 4 से भाग देंगे वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। तो देखिए लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, तो अभी मैं ऊपर बताया था 29 दिन की होती है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है कि कुछ चैप्टर जो है कि बहुत ही बेसिक हैं, लेकिन इनको भी जो है कि हम लोग साथ में चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो इनको भी जो है कि पढ़ लेते हैं। लेकिन बाद में जो है कि कमेंट आने लगता है कि सर जो है कि आप चैप्टर नंबर ये वाला छोड़ दिए हैं, ये वाला कराए हैं। तो इसलिए बढ़िया है कि जो है कि आपको जो जो चैप्टर आसान है, बिल्कुल आसान है, उसको भी कराए, यानी कि एक भी चैप्टर को इसमें छोड़ा नहीं जाए। लेकिन इनमें से अगर एक भी प्रश्न पूछ देता है तो ये जो है कि हम लोग जो है कि बाद में दिक्कत होगी। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को हम लोग छोड़ देते हैं। अब देखिए 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर, देखिए एग्जैक्ट फ्रेंड्स एक साल में जो है कि कितना होता है, तो एग्जैक्ट जो है कि 365 दिन 6 घंटा होता है, ठीक है। एक वर्ष में जो है कि कितने दिन होते हैं, तो एग्जैक्ट एकदम जो एग्जैक्ट लिखा जाता है तो 365 दिन 6 घंटा होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग सुविधा के लिए 365 दिन ही मानते हैं। और यही जो है कि 365 दिन 6 घंटा, इसी जो 6 घंटा को हम लोग छोड़ देते हैं, तो ये 6 गुणे 4, ठीक है। तो 4 वर्षों में क्या हो जाता है, यह 24 हो जाता है। और 24 घंटा का मतलब फ्रेंड्स इसी 365 दिन में जुड़ जाता है एक दिन, तो 366 जो है कि हो जाता है। अभी मैं इसको नीचे हम लोग जो है कि देखेंगे। देखिए 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। और पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा, तो अगला लीप वर्ष जो 4 से भाग देने पे पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, वो जो है कि लीप वर्ष होगा, ठीक है। देखिए पृथ्वी किस प्रकार के पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये जो है कि फ्रेंड्स आपका जो है कि दीर्घवृत्ताकार पथ पर जो है कि ये चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिए, देखिए पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखिए पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है और सामान्य वर्ष एक वर्ष को गर्मी सर्दी बसंत शरद ऋतुओं में बांटा जाता है और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो है कि देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो ये जो है कि ऋतु में परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से देखिए पृथ्वी की उत्तर अयनांत किस अवस्था को कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की उत्तर अयनांत किस अवस्था को बोलते हैं। तो ये जो है कि आपका 21 जून की अवस्था को उत्तर अयनांत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी यह प्रश्न पूछ दिया जाए तो जो है कि 70% लोग जो है कि फेल हो जाएंगे अगर नहीं पता होगा। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्तर अयनांत किस अवस्था को कहते हैं, तो 21 जून की अवस्था को हम लोग कहते हैं। ठीक है, उत्तर अयनांत। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से उत्तर अयनांत, अब देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं 11 नंबर के प्रश्न को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। और यहाँ से देखिएगा उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत बोलते हैं। तो 21 जून को उत्तर अयनांत हम लोग बोलते हैं। और यहाँ से अगर प्रश्न जो है कि पूछ दिया जाए, यहाँ से सबसे पहले प्रश्न अगर पूछ दिया जाए कि 22 दिसंबर को, तो अभी प्रश्न जो है कि नीचे आपको दिखेगा, ये देखिए पृथ्वी की दक्षिण अयनांत किस अवस्था को बोलते हैं। तो दक्षिण अयनांत फ्रेंड्स 22 दिसंबर की जो है कि अवस्था को दक्षिण अयनांत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो चीज़ें आपकी बुक में दी गई हैं कोई भी चीज़ जो है कि इसमें खराब नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का जो है कि पर्व भी मनाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ग्रीष्म ऋतु में कहाँ पर क्रिसमस पर्व मनाया जाता है, तो अभी आपने जो है कि पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो ये जो है कि महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी के द्वारा जो है कि बताया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आपके बुक में भी दिया गया है। देखिए क्या आप जानते हैं, मैं आपको बताया हूँ एक लड़का या एक लड़की का चित्र होगा और उसमें एक रोचक तथ्य या क्या आप जानते हैं, इसमें जो है कि ऐसा चीज़ दिया जाता है कि यहाँ से प्रश्न जो है कि पूछा जाता है। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन या घूमती है। ठीक है, तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण है। और देखिए अगर पृथ्वी घूर्णन न करे तो यहाँ से देखिए यहाँ से हम लोग इसको जो है कि हाँ ये है। अब देखिए यहाँ से 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, यानी कि 23 सितंबर की बात है। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है। ठीक है, तो 23 सितंबर को जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, तो बसंत ऋतु होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। देखिए 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में
बसंत ऋतु होती है। तो यही ऊपर जो है कि बताया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। अब 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में पूछा जा रहा है, यानी कि ये ग्लोब हो गया, ये आपका विषुवत भूमध्य रेखा, ये आपका जो है कि कर्क रेखा, ये आपका जो है कि मकर रेखा, भारत हमारा जो है कि यहाँ पर है, ठीक है। तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि इधर इधर की बात हो रही है, तो कौन सी ऋतु होगी, तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में फ्रेंड्स ये जो है कि बसंत ऋतु होगी, बी बसंत ऋतु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए 23 सितंबर को यहाँ पे क्या पूछा गया था, 21 मार्च को, ठीक है। तो 21 मार्च को जो है कि 21 मार्च को स्थिति विपरीत होगी, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु यहाँ पे होगी, ठीक है। तो यहाँ से यही चीज़ पूछी जा रही थी। अब देखिए यहाँ से किस गोलार्ध में 21 जून को लंबा दिन तथा छोटी रातें होती हैं, ठीक है। तो किस गोलार्ध में 21 जून को लंबा दिन तथा छोटी रातें होती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप देखिए उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो है कि ऋतु कैसी होगी, तो 21 जून को याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में ऋतु कैसी होगी, तो 21 जून को जो है कि उत्तरी गोलार्ध में कौन सी होगी, तो ग्रीष्म ऋतु, यानी कि गर्मी का मौसम होगा। वैसे भी आप जो है कि टिक लगा सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं एक बार और चीज़ बताने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, यह आपके दिमाग में होना चाहिए कि यह आपका जो है कि भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है बीच वाली, एक है आपका जो है कि इधर आपका जो है कि उत्तर है, इधर आपका जो है कि दक्षिण है, ये आपका जो है कि कर्क रेखा है, ये आपका जो है कि मकर रेखा है, और इसी कर्क रेखा पर जो है कि हमारा भारत है। क्योंकि भारत को जो है कि दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, कर्क रेखा। तो यही पूछा जा रहा है कि देखिए भारत और उत्तरी गोलार्ध में, ये भी पता है आपको। तो यहाँ से पूछा जा रहा है 21 जून को कौन उत्तरी गोलार्ध में ऋतु कैसी होगी, तो तुरंत आपको जो है कि माइंड में ये देखना है कि उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि जिधर हमारा भारत है ऊपर कर्क रेखा है, ठीक है। तो 21 जून पूछा जा रहा है, तो यानी कि इसमें जो है कि ग्रीष्म ऋतु होगी, यानी कि गर्मी का मौसम होगा। तो यहाँ से तुरंत आप टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इसीलिए चैप्टर नंबर 2 को पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखे हैं तो जाकर जो है कि देख लीजिएगा। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में ऋतु कैसी होगी, तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में, अभी मैं आपको बताया था, ये आपका जो है कि ग्लोब है, ये आपका जो है कि भूमध्य रेखा है, ये आपका जो है कि कर्क रेखा है, ये आपका जो है कि मकर रेखा है, और भारत हमारा जो है कि इसी कर्क रेखा पर जो है कि है, और उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत है। तो पूछा जा रहा है कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो 21 जून को जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो 21 जून को जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में, अगर इधर जो है कि गर्मी का मौसम है इस वाले भाग में, तो इस वाले भाग में जो है कि ये बीच वाला है, तो इस वाले भाग में क्या होगा, तो इधर अगर गर्मी पड़ेगी तो इधर जो है कि सर्दी पड़ेगी, यानी कि इधर अगर सर्दी पड़ेगी तो इधर जो है कि गर्मी पड़ेगी, ठीक है। तो उल्टा होता है, तो यहीं से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, शीत ऋतु होगा, ठीक है। शीत ऋतु जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 29 दिनों का वह फरवरी माह होता है, 29 दिनों का फरवरी माह होता है। तो हर चौथे वर्ष में जो है कि हर चौथे वर्ष में आप देखेंगे कि उसमें फरवरी जो है कि 29 दिनों का होगा, ठीक है। यानी कि हर 4 साल में लीप वर्ष आता है, क्योंकि हर जो 365 दिन 6 घंटा होता है, तो हम लोग 365 मानते हैं। लेकिन मानने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसको छोड़ देते हैं। यही 6 घंटा हर 4 साल में क्या होता है, 6 चौक 24 हो जाता है, और यही 24 घंटा एक दिन हो जाता है। तो इसीलिए जो है कि फरवरी 29 की हो जाती है, और यह 24 घंटा यानी कि एक दिन क्या होता है, फरवरी में जुड़ जाता है, तो वह साल लीप वर्ष हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये जो है कि हो गया है, और यहाँ से ये भी हो गया है। और देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को
और पूरी पृथ्वी पर दिन और रातें बराबर होती हैं, इस स्थिति को क्या कहेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कि हम लोग इसे विषुव बोलेंगे, ठीक है, इसे हम लोग विषुव बोलेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषुव बोलते हैं, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती हैं? तो 21 जून को जो है कि यहाँ से 21 नंबर का जो है कि प्रश्न देखेंगे। 21 जून को सूर्य की 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती हैं? ठीक है, तो 21 जून को जो है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती हैं? तो 22 दिसंबर को जो है कि सूर्य की किरणें ये पड़ती हैं मकर रेखा पर, मकर रेखा पर पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये चीज़ें दी भी गई हैं। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत वृत्त पर जो है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक है। और ये जानकारी आपको होना चाहिए। ये क्या जानकारी आपको होना चाहिए कि सबसे पहले विषुवत वृत्त है कहाँ पर, कर्क रेखा है कहाँ पर, मकर रेखा है कहाँ पर? तो ये आपका जो है कि विषुवत वृत्त है, ठीक है। ये आपका जो है कि विषुवत वृत्त है, भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। और ये आपका जो है कि ऊपर उत्तरी गोलार्ध में जो है कि कर्क रेखा है, और ये जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में आपका जो है कि मकर रेखा है, ठीक है। ये आपका जो है कि मकर है, और ये वाला जो है कि आपका कर्क है, ठीक है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आप जो है कि कल वाले चैप्टर में कर चुके हैं। और देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। और यहाँ से देखिए 21 मार्च, यहाँ से यहाँ से हो गया है, यहाँ से ये भी हो गया है। देखिए पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होती है, ठीक है। तो पृथ्वी के जो है कि किस गति के कारण दिन और रात होती है? तो घूर्णन गति के कारण जो है कि दिन और रात होती है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, पृथ्वी के किस गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है? तो दिन और रात किसके कारण होता है? तो दिन और रात अभी आपने जो है कि ऊपर पढ़ा था। दिन और रात जो है कि ये होती है आपकी घूर्णन गति के कारण। लेकिन ये एक और प्रश्न है कि पृथ्वी के किस गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है? तो पृथ्वी के जो है कि किस गति के कारण? तो परिक्रमण गति के कारण जो है कि ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल कर आई हैं इस चैप्टर में, इनको जो है कि आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से किस पर 6 महीने का जो है कि दिन और 6 महीने की रात होती है? तो जो है कि दोनों ध्रुवों पर बात करेंगे। देखिए ध्रुवों पर जो है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे कि ध्रुव कहाँ पर होता है। तो कल वाले क्लास में हम लोग जो है कि देखे थे, और ये आपका जो है कि विषुवत वृत्त है, भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। ये आपका कर्क रेखा, ये आपका जो है कि मकर रेखा, और ये जो है कि फ्रेंड्स आपके दो ध्रुव होते हैं। ये वाला उत्तरी ध्रुव, और ये वाला जो है कि दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये आपका जो है कि दक्षिणी ध्रुव है। तो सूर्य जब यहाँ पर होगा तो इस वाले भाग में क्या होगा? इधर अगर आएगा तो 6 महीना इधर दिन होगा, और 6 महीना इधर रात होगी। और इधर सूर्य होगा तो इधर 6 महीना दिन होगा, और इधर जो है कि रात होगी। तो ये जो है कि मामला यहाँ पर होता है। और हमारा जो है कि भारत कहाँ पर है? तो हमारा जो है कि हमारा भारत जो है कि ये जो कर्क रेखा है, यहाँ पर हमारा जो है कि भारत है। तो इसलिए जो है कि दिन और रात का जो है कि चक्कर होता है। हाँ, दिन और रात कभी कभी छोटे बड़े होते जो है कि देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ ठंडी में क्या होता है, और रातें जो है कि बड़ी होती हैं और दिन जो है कि हमेशा छोटा होता है। अब देखिए यहाँ से 26 का हो गया है। और यहाँ से सबसे पहले ये आपके जो है कि बुक में दिया गया है, इस चैप्टर में
कुछ सही और जो है कि बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं 3 से 4, जो कि महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है तो परिक्रमण कहा जाता है। ये जो है कि पढ़ ही चुके हैं हम लोग। और सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो 21 मार्च को जो है कि पड़ती हैं। ठीक है, 21 मार्च आप याद रखिएगा। और यहाँ से गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ये आप जो है कि पढ़ ही चुके हैं। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? तो परिक्रमण गति के कारण जो है कि ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न आपके जो है कि बुक में दिया गया था। और यहाँ से जो है कि ये चैप्टर भी हमारा जो है कि कंप्लीट होता है। ठीक है, क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में अध्याय नंबर 4 में पहला प्रश्न हमारा जो है कि क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा थीमैटिक मानचित्र के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कि प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में या जो है कि बुक से या कहीं भी, तो सबसे पहले प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसमें नहीं या असत्य या गलत है, ये सारी चीज़ों को आपको जो है कि ध्यान में रखना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा थीमैटिक मानचित्र के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थीमैटिक मानचित्र होता क्या है और थीमैटिक मानचित्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका राइट आंसर हम लोग जान लेते हैं। थीमैटिक मानचित्र के अंतर्गत जो है कि ये पठार आपका नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये थीमैटिक मानचित्र जो है कि किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो है कि भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपको जो है कि याद रखना है। भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आपका जो है कि पठार आता है। ठीक है, और ये जो है कि वन और उद्योग, ये आपके जो है कि किस जो है कि अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है कि थीमैटिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये थीमैटिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। और ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपका जो है कि यहाँ से जब आप ये चीज़ें देखते हैं, आपके जो है कि जिस चैप्टर को आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं 6 का चैप्टर नंबर 4, तो उसमें ये जहाँ से प्रश्न बनाया गया, सबसे पहले देखिए ये थीमैटिक मानचित्र। देखिए फ्रेंड्स, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और इन्हीं चैप्टर से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को हम लोग थीमैटिक मानचित्र बोलते हैं। तो वन और उद्योग आपको ऑप्शंस में दिखे थे, ये थीमैटिक मानचित्र के अंतर्गत आता है। और देखिए इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं? तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब हम लोग यहाँ से आते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र अन्य मानचित्र प्रकारों से भिन्न है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें से कौन सा भिन्न है? तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स देखिएगा, पठारों का मानचित्र और मैदानों का मानचित्र। तो ये जो है कि आपका फ्रेंड्स पठारों और मैदानों का मानचित्र ये किसके अंतर्गत आता है? तो भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आता है। और ये देखिए शहर मानचित्र, तो शहर मानचित्र फ्रेंड्स ये जो है कि आपका किसके अंतर्गत आता है? तो शहर मानचित्र आपका जो है कि राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र इन दोनों के बारे में आपको जो है कि यहाँ पे देखना है। देखिए, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, और देखिए राजनीतिक मानचित्र हम लोग किसको बोलेंगे? तो राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं लेकिन विशेष जानकारी इसमें जो है कि दी गई है। और यहाँ से अगर आप जो है कि पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है कि एग्जाम में भी देखने को मिलेंगी। दिया गया चिन्ह
यानी कि ये वाला जो चिन्ह है, आप इसको बराबर बोलते हैं मैथ में, ठीक है, बराबर बोलते हैं, किसका प्रतीक है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये कच्ची सड़क का जो है कि प्रतीक है, आपके इस चैप्टर में दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे विभिन्न जो है कि चित्र यहाँ पे दिया गया है, और ये जो है कि देखिए ये स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये बड़ी वाली जो लाइन आपको रेल की पटरी की तरह दिखेगी, ये जो है कि पक्की सड़कों का प्रतीक है, और ये आपका जो है कि कच्ची सड़कों का प्रतीक है। यहाँ पे आपको जो है कि दिख रहा है, और ये अंतर्राष्ट्रीय का प्रतीक है, ये राज्य का प्रतीक है, और ये जो है कि जिला का प्रतीक है, और ये जो है कि आपका मंदिर का प्रतीक है, गिरजाघर का प्रतीक है, मस्जिद का प्रतीक है, और ये जो है कि आपका छतरी का प्रतीक है। तो ये विभिन्न आपके, ये बस्ती का प्रतीक है, ये जो है कि कब्रिस्तान का प्रतीक है, ये पेड़ का प्रतीक है, ये जो है कि घास का प्रतीक है। तो ये विभिन्न प्रतीक आप जो है कि याद रखेंगे, आपको जो है कि कहीं ना कहीं काम आने वाली है। ठीक है, देखिए चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, चुंबकीय सुई की दिशा जो है कि हमेशा उत्तर दक्षिण की तरफ जो है कि होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये चुंबकीय सुई आपको जो है कि यहाँ पे दिखाई भी दे रही है। देखिए हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें आप जो है कि याद रखेंगे। अब देखिए ये आपका जो है कि दिक्सूचक यंत्र है, और इसकी जो है कि दिशा हमेशा उत्तर और दक्षिण की तरफ ही दोनों नुकीली चीज़ें पाई जाती हैं, और ये दिक्सूचक आपका यंत्र है जिससे दिशाओं का जो है कि पता लगाया जाता है। ठीक है, देखिए प्रधान दिग्बिंदु उत्तर तथा पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है। देखिए आपने रीजनिंग के जो है कि प्रश्न को सॉल्व किए होंगे, तो ऊपर आपका जो है कि उत्तर होता है, नीचे आपका जो है कि दक्षिण होता है, इधर आपका जो है कि पूर्व होता है, और इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है। अब प्रश्न आपसे इसमें पूछा क्या गया है, देखिए प्रधान दिग्बिंदु, ये आपके जो है कि प्रधान दिग्बिंदु हैं। ठीक है, अब इन दिग्बिंदुओं के बारे में क्या कह रहा है कि उत्तर तथा पूर्व के बीच, यानी कि ये उत्तर तथा पूर्व, यानी कि ये वाली दिशा क्या है। यहाँ पे ये वाली दिशा पूछा जा रहा है कि ये वाली दिशा आपकी क्या है, ये जो है कि पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तर तथा पूर्व के बीच की दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर पूर्व हो जाएगा। उसी तरीके से पश्चिम और दक्षिण के बीच में तो दक्षिण और पश्चिम हो जाता है। ठीक है, और ये उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर और पश्चिम हो जाता है। ठीक है, और ये जो है कि आपका दक्षिण और पूर्व के बीच में तो आपका जो है कि दक्षिण और पूर्व हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या है, उत्तर और पूर्व, इसका जो है कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ से देखेंगे, देखिएगा ये आपका जो है कि दिया गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे दक्षिण है, यहाँ पे पूर्व है, यहाँ पे पश्चिम है, ये जो दोनों की बीच की जो है कि दिशाएं हैं। और ये आपको रीजनिंग में ये अगर पता है तो दिशा से संबंधित आप जो है कि प्रश्नों को आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, देखिए देखिए ये जो है कि प्रधान दिग्बिंदु तो आप जो है कि जान ही चुके हैं कौन से हैं, और ये आपका जो है कि हो गया है। अब यहाँ से देखिएगा, मानचित्र में भूरे रंग का प्रयोग जो है कि किस लिए किया जाता है। तो मानचित्र में भूरे रंग का जो है कि प्रयोग किया जाता है पर्वतों के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरे रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों तथा हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ये भी जानकारी आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है कि मानचित्र पे दर्शा पाएंगे, या कहीं भी दर्शाया गया हो तो आप जो है कि यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे जलाशय है, यहाँ पे पर्वत है, और यहाँ पे जो है कि पठार है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र घटक नहीं है। तो मानचित्र के 3 ही घटक होते हैं, दूरी, दिशा और दूरी दिशा। सबसे पहले मैं आपको जो है कि ऊपर ही बताया था मानचित्र के जो है कि कितने घटक होते हैं। तो मानचित्र के जो है कि 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, तो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग जो है कि चलते हैं। तो यहाँ पे ये आपका जो है कि है 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि मानचित्र का घटक नहीं है। तो ये दिक्सूचक जो है कि मानचित्र का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूरी, दिशा और प्रतीक ये जो है कि मानचित्र के घटक हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आप जो है कि यहाँ पे
यहाँ पे नीचे जो है कि ये आप पढ़ चुके हैं ऊपर। और थीमेटिक मानचित्र किसको कहते हैं ये भी आप जो है कि जान चुके हैं। देखिए, पृथ्वी की 7 या इसके एक भाग का पैमाना माध्यम से खींचा गया चपटा चित्र क्या कहलाता है? तो ये जो है कि कहलाता है फ्रेंड्स छोटा पैमाना, यानी कि ग्लोब। ग्लोब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ग्लोब जो है कि छोटा पैमाना के अंतर्गत आता है। और देखिए, गांव जो है कि बड़ा पैमाना के अंतर्गत यहाँ पे, हाँ, क्या है, पृथ्वी की 7 या इसके एक भाग के पैमाने माध्यम से खींचा गया जो है कि, यहाँ से ये मैं जो है कि थोड़ा सा हम लोग इसमें मिस्टेक कर रहे हैं। पृथ्वी की 7, ध्यान से पढ़िएगा, पृथ्वी की 7 या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से खींचा गया चपटा चित्र क्या कहलाता है? तो ये फ्रेंड्स मानचित्र कहलाता है। बहुत ही आसान प्रश्न था, लेकिन हम लोग जो है कि प्रश्न को सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग अगर 9 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, देखिए यहाँ से जैसे ही ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हुआ, इसका नाम क्या है? मानचित्र है। और देखिए, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। हम लोग जो है कि प्रश्न को ही गलत जो है कि टाइप किए हुए हैं। यहाँ पे 7 नहीं फ्रेंड्स, सतह होता है। ये 7 को ही मैं देख के जो है कि कंफ्यूज हो रहा था। देखिए, पृथ्वी की 7 यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वी का क्या होगा? सतह होगा। तब जो है कि हम लोग का ये प्रश्न जो है कि आपका सही होगा। मानचित्र हम लोग इसको टिक कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने जो है कि 9 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिएगा, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों अथवा देशों को मानचित्र पर दर्शाने के लिए किस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है कि इसका उल्टा होता है, यानी कि बड़े क्षेत्रफल को छोटे पैमाने पे जो है कि दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और गांव या शहर को बड़े पैमाने पे दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसमें गांव या जो है कि शहर हो जाएगा, ठीक है, गांव या शहर को। और यहाँ से ये जो है कि आपका छोटा पैमाना हो जाएगा, महाद्वीपों अथवा देशों के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। और जैसे ही आप जो है कि इस बुक में देखेंगे, तो देखिए, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किमी को दर्शाता है, इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। देखिए, यहाँ से प्रश्न था, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने के का जो है कि उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से पश्चिम तथा दक्षिण के बीच कौन सी दिशा होती है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका जो है कि उत्तर हो जाता है, नीचे आपका जो है कि दक्षिण हो जाता है, इधर आपका जो है कि पूर्व हो जाता है, और इधर आपका जो है कि पश्चिम हो जाता है। पश्चिम तथा दक्षिण, यानी कि पश्चिम तथा दक्षिण, ये बीच वाला क्या है? ये जो है कि पूछा जा रहा है। तो ये बीच वाला दक्षिण पश्चिम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जानकारी फ्रेंड्स मानचित्र में आपको होना चाहिए, तभी आप जो है कि मानचित्र को सही कर पाएंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो है कि आपको रीजनिंग में भी काम आएगा। जब डायरेक्शन यानी कि दिशा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें ये जो है कि जानकारी होना चाहिए, ठीक है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है कि क्या कहलाता है? तो ये जो है कि खाका कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं अपना, देखिए, खाका क्या है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। तो यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। अब देखिए, यहाँ से मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए दिक् सूचक यंत्र का जो है कि प्रयोग किया जाता है, जिसकी दिशा कैसी होती है? उत्तर से दक्षिण होती है, ठीक है, ये होता है आपका। और ये ऑप्शन नंबर यहाँ से सी है, मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए दिक् सूचक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से देखिएगा, देखिए, हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण होती है, यानी कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और इसी साइड की जो है कि दिशाओं में इसकी दिशा होती है, ठीक है। ये आप जो है कि देख पा रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक या उच्चावच मानचित्र नहीं है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो वनों का जो है कि मानचित्र, ये जो है कि आपका
भौतिक या उच्चावच मानचित्र नहीं है। तब ये है क्या? तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि थीमैटिक मानचित्र के अंतर्गत आता है आपका वनों का मानचित्र, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भौतिक मानचित्र के अंतर्गत सबसे पहले पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाते हैं, तो इसे भौतिक या उच्चावच मानचित्र बोलते हैं। और वन जिसमें आता है ये जो है कि आपके थीमैटिक मानचित्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक मानचित्र नहीं है? तो राजनीतिक मानचित्र इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए जो सड़क मानचित्र है ये जो है कि आपका राजनीतिक मानचित्र नहीं है, जिसमें गांव, देश, शहर, राज्य आते हैं, वो जो है कि राजनीतिक मानचित्र है। और ये सड़क मानचित्र आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ये राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सड़क मानचित्र किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो है कि थीमैटिक मानचित्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए राजनीतिक मानचित्र, देखिए राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देशों, राज्य, उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए राजनीतिक मानचित्र का जो है कि उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा थीमैटिक मानचित्र नहीं है? तो इसमें से कौन सा थीमैटिक मानचित्र नहीं है? तो ये जो है कि आपका महासागरों का मानचित्र ये जो है कि थीमैटिक मानचित्र नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो है कि वर्षा, वन, उद्योग ये सभी क्या है? थीमैटिक मानचित्र के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। अब आप जो है कि इसको देखिएगा थीमैटिक मानचित्र, देखिए सड़क मानचित्र, वर्षा, वन, उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने के लिए इसे थीमैटिक मानचित्र बोलते हैं। और मानचित्र के 3 घटक दूरी, दिशा और प्रतीक होते हैं। और देखिए नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में प्रयोग होता है? तो जलाशयों को, नीले रंग को जो है कि इस नीले रंग का जो है कि प्रतीक जलाशयों को दर्शाने के लिए जो है कि प्रयोग किया जाता है। और सबसे पहले फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ से ये आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग का पर्वत, पीला रंग का पठार, हरा रंग का जो है कि मैदान के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से किसके लिए पैमाना आवश्यक है? तो ये जो है कि महत्वपूर्ण है। किसके लिए पैमाना आवश्यक है? तो मानचित्र के लिए जो है कि पैमाना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पर्वतों यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिएगा ये देखिए मानचित्र पृथ्वी की सहायता से इसके एक भाग का पैमाना माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया, लेकिन एक गोलाकार पूरी तरह से चपटा असंभव है। ये आप जो है कि इसको देख चुके हैं। अब देखिए वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं, यानी कि वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो ये थीमैटिक मानचित्र के अंतर्गत आता है, वृक्षों का वितरण या वनों का वितरण। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए छोटा सा चैप्टर था, लेकिन मैं इसको जो है कि एक भी प्रश्न इसमें से जानबूझ के 20 या 22 प्रश्न को मैं बनाया हूं, ताकि ये आपको जो है कि बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो थीमैटिक मानचित्र आप नोट डाउन करिएगा। सड़क, वर्षा, वन, उद्योग आदि के वितरण को थीमैटिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। ये आप जो है कि ऊपर ही देख चुके हैं। देखिए दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है, तो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दिक्सूचक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और दिक्सूचक यंत्र जो है कि किन दिशाओं में हमेशा दिशा का ज्ञान कराता है? तो ये होता है। और दिक्सूचक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशाओं की तरफ इसकी सुई की नोक होती है, इसीलिए इसी दिशाओं का पता लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम दिक्सूचक की सहायता से किसी दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, ठीक है। जानबूझ के मैं जो है कि प्रश्नों को लपेट के इसमें बनाया हूँ। और ये यहाँ से आपके सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और ये देखिए ये आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ से ये एक बार हम लोग फिर से सभी की परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया, इसको मानचित्र हम लोग बोलते हैं। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो भौतिक मानचित्र, ठीक है, भौतिक मानचित्र और
राजनीतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि आते हैं। राजनीतिक के अंतर्गत राज्य, देश, गांव, शहर आदि आते हैं। ये आप जो है कि जान चुके हैं। अब देखिए यहाँ से एक होता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत सड़क, वर्षा, वन, उद्योग आदि का वितरण होता है। और मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, तो ये आप जो है कि देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बनाया गया था, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों, देशों का कागज पर दिखाना होता है तो हम जो है कि छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। यानी कि बड़े क्षेत्रफल वालों को दर्शाना होगा तो छोटे पैमाने को, और छोटे क्षेत्रफल वालों को दर्शाना होगा तो बड़े पैमाने का उपयोग हम लोग प्रयोग करते हैं। ये एक दूसरे को विपरीत है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है कि आसान प्रश्न को गलत कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये सभी चीज़ें हैं, और ये आपको जो है कि इसमें पूछा जाएगा कि कौन से प्रधान बिंदु होते हैं। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये मेन वाले प्रधान दिग्बिंदु होते हैं। और ये बीच वालों को दिशाओं का भी आपको पता होना चाहिए। और देखिए 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम दिशा को दर्शाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु हैं। बीच की दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, और ये दिक् सूचक यंत्र है, और ये हमेशा जो है कि उत्तर और दक्षिण की दिशा पे इसकी सुई होती है। ठीक है, इससे दिशाओं का पता लगाया जाता है। और ये हो गया है, और ये सभी जो है कि जानकारी है, और ये सभी प्रतीक हैं, किससे संबंधित प्रतीक हैं, और ये जो है कि आप पढ़ ही चुके हैं। अब देखिए यहाँ से उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों में, और जो है कि भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए, हरा रंग मैदानों के लिए, ये आप जो है कि देख ही चुके हैं। अब देखिए यहाँ से खाका, तो खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पे खींचा गया रेखक चित्र खाका कहलाता है। और ये पूरा जो है कि चैप्टर ही कंप्लीट होता है आपका। और यहाँ से आपके चैप्टर में 3 जो है कि यहाँ पे 3 या 4 जो है कि दिए गए हैं बहुविकल्पी प्रश्न। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों में होता है। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है मुख्य दिशा का जो है कि पता लगाने के लिए। पैमाना आवश्यक है, तो पैमाना जो है कि मानचित्रों के लिए आवश्यक है। तो ये पूरा ही चैप्टर आप जो है कि कंप्लीट कर चुके हैं, और आपको जो है कि पता है कि कितना छोटा चैप्टर्स है और कितने महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो TRE 1 हो, TRE 2 हो या TRE 3 हो, कैंसिल वाला एग्जाम हो, सभी में प्रश्न ज्योग्राफी के 6 से लेकर 10 तक की NCERT ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। और हम लोग जो है कि 9th 10th ठीक है कंप्लीट कर चुके हैं। 6 में हम लोग जो है कि 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां हम लोग जो है कि कल कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।